नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या इस सरकार पर संकट इतना गहराता जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हर मोर्चे पर सरेंडर करते जा रहे हैं और जिस तरह से हर ताकतवर आदमी के सामने मोदी समर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, इसकी असली वजह क्या? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस सरेंडर? क्या वजह है इसके पीछे? और इसी कड़ी में एक और सवाल कि अगर हालात ऐसे ही जारी रहे और अगर बिहार का चुनाव भी मोदी के हाथ से निकल गया तो फिर इस सरकार का आगे क्या होने जा रहा है? मैं बात नवंबर की कर रहा हूं। अब दोस्तों, सरेंडर की बात मैंने इसलिए की क्योंकि ट्रंप, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ भारत पर बढ़ाते जा रहे हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लग रहा है। हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारे निर्यात पूरी तरह तबाह किए जा रहे हैं, मटिया मेट किए जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी पूरी तरह से खामोश हैं। जानकारों के मुताबिक एक मीटिंग में, हाल ही में एक मीटिंग में मोदी जी ने अपने मंत्रियों से कहा कि ट्रंप जितनी भी आग उगलें, जो भी बयान दें, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। यानी ट्रंप नुकसान पर नुकसान करते जाएंगे, हम चुप रहेंगे। अब अगर हम चाइना की बात करें, शी जिनपिंग जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात करें, तो एक तरफ भारतीय सेना के उच्च अधिकारी, उच्च अफसर ये कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एक मुखौटा था, असली लड़ाई चीन से थी, सारी साजिश चीन की थी। और मोदी जी सेना को दरकिनार करके, उनके विचार को, उनकी बात को किनारे करके चाइना जाते हैं और चाइना जाके शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। ये सरेंडर नहीं तो और क्या है? और अगर आप बीजेपी के परिवार की कहानी देखें, मोदी जी के घर का हाल देखें, तो मोहन भागवत जो उनके गार्जियन हैं, आरएसएस के चीफ हैं, वो तंज पर तंज कसते जा रहे हैं और मोदी जी लेख लिख रहे हैं। 11 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत के लिए हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में लेख पर लेख करे, तारीफों के पुल बांध दिए मोहन भागवत के आगे। पूरी तरह से सरेंडर हो गए मिस्टर मोदी। और नायडू और नीतीश, मोदी जी की बैसाखियां, नीतीश जो स्वस्थ नहीं, लेकिन मोदी जी उनको कुर्सी पर बैठाए हुए हैं और यहां तक कि हर कीमत पर बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी को लगता है कि बिहार अगर हाथ से गया तो नीतीश की पार्टी भी हाथ से जा सकती है। और नायडू बाबू की तो बात ही ना करिए। जब इनका दिल आता है, नायडू बाबू दिल्ली पहुंचते हैं, मोदी से मिलते हैं, मोदी के मंत्रियों से मिलते हैं और एक लिस्ट थमा देते हैं और फिर सरकार अपने खजाने नायडू जी के लिए खोल देती है। अब दोस्तों, अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं, भारत के हाल फिलहाल के राजनीतिक इतिहास को देखते हैं, तो मैं नेहरू और इंदिरा गांधी इनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आई.के. गुजराल को देखें, देवगौड़ा जैसे प्रधानमंत्री को देखें, या फिर आप वीपी सिंह को देखें, चंद्रशेखर को देखें, जो वाकई अल्पमत की सरकार चला रहे थे, वो भी कभी इतना नहीं झुके। चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई ताकत हो, इतना नहीं झुके जितना मोदी जी 2024 के बाद झुक रहे। मोदी जी भी, सच्चाई ये है कि 2014 और 19 में इतने नहीं झुके थे जितने आज की तारीख में झुक रहे हैं। और इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन मैं चाहूँगा 2-4 कारण आपके सामने रखूं और फिर बड़ी खबर पर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, कारण नंबर 1, जो सबसे अहम कारण मुझे लगता है जहां मोदी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और ख़ासकर जो अर्बन यूथ है, शहर में रहने वाला जो नौजवान है, 18-19 साल से लेकर 28-29 साल तक का, आप उसको जनरेशन Z, जेन ज़ी भी कह सकते हैं, 19% अनएम्प्लॉयमेंट, 19% अनएम्प्लॉयमेंट है। ये रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जा रहा है। ये जो बेरोज़गारी का जो रेट है, दर है, ये बढ़ती चली आ रही है। 19% है रॉयटर्स के मुताबिक। आप कह सकते हैं कि शहर में हर 5वां युवा, नौजवान जिसके हाथ में डिग्री है, नौकरी नहीं दूसरे हाथ में। ये एक आप कह सकते हैं परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। और अभी हमने देखा कि लद्दाख में क्या हुआ, या फिर देहरादून में क्या हुआ, या सुदूर दक्षिण भारत धारवाड़ में क्या हुआ, जिस तरह से जेन ज़ी, ये जो बच्चे सड़क पर आ रहे हैं रोज़गार के लिए, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम नंबर 2, शहर की तो स्थिति आपने जान ली। रूरल एरियाज जो हैं, जो हमारे गांव के एरिया हैं, स्थिति वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है किसानों की। और अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो समस्या अब गले तक पहुंच चुकी है और बाकी हालात बाढ़ और मौसम ने ख़राब कर रखे हैं। कारण नंबर 3, चाहे अमेरिका से रिश्ते हों
या चीन से रिश्ते हों या बाकी दुनिया से रिश्ते हों, मोदी जी की विदेश नीति पूरी तरह से फेल होती जा रही है और कहीं ना कहीं ट्रंप रोज़ एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। चाइना के आगे झुकना हो या अमेरिका के आगे चुप रहना हो, मोदी जी की जो विदेश नीति है फेल कर रही है और एक एडिशनल प्रेशर उनके ऊपर डाल रही है। कुछ भी हो सकता है। चौथा बड़ा कारण, और ये जो कारण है ये अल्पमत में सरकार है। मोदी जी जिस दिन 2024 जून में प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग की वजह से नहीं, वो नीतीश और नायडू की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और नीतीश और नायडू से बाकायदा उन्होंने चिट्ठी ली। ये चिट्ठी ही एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था मोदी जी की सरकार का, उसके भविष्य का। और आज की तारीख में भी देखें तो मोदी जी 4 जून 2024 को 240 सांसदों के दम पर प्रधानमंत्री बने थे। 240 सांसद बीजेपी के, यानी 272 के मार्क से काफ़ी नीचे, बहुमत की संख्या से काफ़ी नीचे। और आज भी, अब ये मोदी जी का दुर्भाग्य हो सकता है कि आज भी मोदी जी 240 पर खड़े हैं, यानी जिस कमज़ोर स्थिति में वो जून 2024 को थे, उस स्थिति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक सांसद भी पार्टी का नहीं बढ़ा है। 240 पिछले साल थे, 240 अब भी हैं। अब दोस्तों, मोदी जिस तरह से सरेंडर करते जा रहे हैं ताकतवर हस्तियों के आगे, शख्सियत के आगे या बड़ी बड़ी समस्याओं के आगे, क्या ये दौर थमने वाला, रुकने वाला नहीं है? और क्या इसके जिम्मेदार खुद मोदी हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर ये हालात जारी रहते हैं नवंबर तक, नवंबर की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि नवंबर में बिहार के निर्णायक चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, और अगर मोदी के हाथ से, एनडीए के हाथ से बिहार निकला तो फिर आगे इस सरकार का फ्यूचर क्या है, आगे फिर क्या होने जा रहा है। मेरी बात आपने सुनी, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक और राय आप सुनिए दो बड़े पत्रकारों की जो मोदी पर नज़र रखते हैं, राष्ट्रीय राजनीति पर नज़र रखते हैं। हमारे साथ सतीश के सिंह हैं, कई सैटेलाइट चैनल्स के, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के ये हेड रहे, इनको सुनिए। अंदर की काफ़ी जानकारियाँ रखते हैं, इनको सुनिए। और साथ में उमाकांत जी को सुनिए, जो पिछले 30-35 वर्षों से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और देश की संसद को कवर कर रहे हैं। इन दोनों को सुनिए और खुद तय करिए आगे क्या होने जा रहा है, खासकर नवंबर के बाद। सतीश भाई, कहाँ तो बात हो रही थी लाल किले से कि भाई 21वीं शताब्दी में मोदी जी जो हैं डंका बजा देंगे, और कहाँ हम देख रहे हैं इन 11 साल में पहली बार कि शी जिनपिंग के आगे सरेंडर हैं, ट्रंप के आगे सरेंडर हैं, मोहन भागवत के आगे सरेंडर हैं, और नायडू बाबू के आगे तो क्या है, कहना ही क्या है। ये जो सरेंडर मोड में हर मोर्चे पर सरेंडर हो रहे हैं नरेंद्र, क्या चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं? आखिर कहां पर आपको दिखता है कि दुखती रग कहां है? क्यों दबे हुए हैं मोदी? देखिए, मुझे लगता है कि ये मोदी वर्सेस मोदी का काल है। मोदी जी ने जो कुछ कहा पहले, एकदम यू टर्न मार गए। आप एक एक चीज उठा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले तो इसी से शुरू करते हैं कि 56 इंच की सेना बता के, ऑपरेशन सिंदूर के गुण गा के, आप एक एक हफ्ता में, एक ही हफ्ते में 3-3 बार क्रिकेट खेल रहे हैं, जिससे आप खून और पानी का भेद करते थे। ट्रंप को इन्होंने कहा सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप जो है हमारा घंटे घंटे बेइज्जती कर रहा है। एकदम सीधा सीधा 360 डिग्री टर्न है। आप देखिए, आप तो अगर गुड़ विषयों पर आएंगे तो जाति क्या नाम को कहे सब लोगों को, विपक्षियों को, कि विभाजनकारी हैं, एनार्किस्ट हैं, जात की गिनती कर ली। इसी प्रकार से अगर आप देखिएगा तो आप चाहे वो नेपो किड्स, जिसका मैं नया नाम दे रहा हूं पोल किड्स, पोल किड्स का मतलब ये है कि सारे पोल किड्स तो, या नेपो किड्स कहिए, तब तो बीजेपी में आ गए। पहले तो ये कहते थे वंशवादी और ये और वो। तो जो इसी प्रकार से आप भ्रष्टाचारियों का देखिए तो वहां डिटर्जेंट खुला हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब तो इसमें जोड़ने के लिए हम 100 चीज जोड़ देंगे। अब जीएसटी के एकमात्र विरोधी जो थे जीएसटी के, वो मोदी जी थे, चीफ मिनिस्टर रहते हुए। 9 साल 55 लाख करोड़ वसूले, और अब 46 या 47-48 हजार का झुनझुना दे करके कह रहे हैं बचत उत्सव। तो जो भी उन्होंने कहा है उस पर उन्होंने यू टर्न मारा है। आपने पूछा है कि भाई भागवत, चाहे और कई लोगों का नाम पूछा है, उसके आगे क्या सरेंडर है?
मैं कहूंगा कि एक चालाक प्रधानमंत्री, और उनको स्थितियों का जायजा है कि अभी क्या हो सकता है। क्या कोई ट्रंप से बैर रह के अभी अपना झंडा फहरा सकता है? आप कहते रहिए आत्म क्या बोलते हैं उसको, आत्मनिर्भर, स्वदेशी। क्यों स्वदेशी 11 साल के बाद? पहले क्यों नहीं? स्वदेशी आज से चला रहा है, 100 सवा 100 साल हो गया। तो अभी क्यों स्वदेशी? क्योंकि आपका एक्सपोर्ट जो है ऐसा धड़ाम गिर रहा है जिसका अंदाजा नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। हमारे यहाँ से जो खाने का भी तेल जाता है, एक मैं डेटा पढ़ रहा था कि पिछले महीनों में 63% डाउन हो गया है। आप दवा से पैसा कमाते थे, चीन से माल ला करके यहाँ बनाते थे दवा, उस पे लग गया, और करीब करीब 7-8 बिलियन डॉलर का होता है वो एक्सपोर्ट अमेरिका को खाली, वो बिगड़ गया। स्मार्टफोन में भी वही, जो आप यहाँ 6% भारतीय माल लगा करके उसको मेक इन इंडिया बना करके आप जो बाहर भेजते हैं अमेरिका अमेरिका में, वो भी 50% घट गया। तो स्थिति तो वाकई खराब है। तो हमको लगता है कि ये नाजुक स्थिति है, इस वजह से मोदी जी कहीं कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर एक लखड़ा साहब, मेरा सवाल ये कि एक तरफ तो चीन को हम दुश्मन मानते हैं, हम ये मानते हैं कि साहब पाकिस्तान को उसने हथियार दिए, विमान दिए, हमसे युद्ध लड़ा पाकिस्तान को मोहरा बना के, और दूसरी तरफ हम चीन के आगे झुक जाते हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मोदी को चीन जाना पड़ा, वहां के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के आगे झुकना पड़ा, एक तरह से सरेंडर, आत्मसमर्पण करना पड़ा? मजबूरियां क्या लगती हैं आपको? देखिए, मजबूरियां कई तरह की हैं। एक तो आप देखिए, एक नई रिग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ट्रंप, वो जो कहते हैं ना कि ट्रंप ने जो नुकसान हुआ, जैसे दुकानदार होता है, उसका माल बेचना होता है, तो कहीं किसी मोहल्ले में माल नहीं बिकता तो दूसरे मोहल्ले में दूसरी दुकान खोल देता है। तो ये भारत की जो विदेश नीति है, आजादी के बाद इस तरह से कट एंड पेस्ट करके भारत की विदेश नीति नहीं चल सकती। और ये जो मैं तो कह रहा हूं कि ये पूरी तरह सरेंडर मोड में है। ये जो आप चीन के सामने झुक रहे हैं, चीन के सामने मतलब इनडायरेक्टली आप पाकिस्तान के सामने झुक रहे हैं। अभी जो मंत्री इनके थे, पहले पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते थे कि क्रिकेट और डिप्लोमेसी एक साथ नहीं चल सकते। इन्हीं लोगों ने कहा कि पानी और खून खून एक साथ नहीं चल सकता। फिर इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अभी चीन के साथ सरेंडर कर दिया पूरी तरह। अभी पूरी दुनिया में हमारी कूटनीति का, हमारी विदेश नीति का, हमारी जो पूरी सामरिक नीति है, जो हमारी रक्षा नीति है, डिफेंस पॉलिसीज है, कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक रणनीति है, और जो हमारे जो थिंक टैंक है, जो चीन को बड़ा खतरा मान के चल रहे हैं, और कोई कमिटमेंट नहीं दिया चीन ने, किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं दिया। चीन एक बड़ा शक्की देश है जो भारत को अपना दुश्मन मानता है। सतीश जी, आज भले ही मोदी अल्पमत में है, आज उनके पास मेजॉरिटी नहीं है सरकार में, नायडू और नीतीश पर वो निर्भर है, लेकिन 2014 में, 2019 में मोदी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, मैंडेट था, संख्या बल थी। उस वक्त जब इन्होंने डिजिटल इंडिया की बात करी, मेक इन इंडिया की बात करी, क्या मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग में, कारखाने लगाने में या सुधार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और सिर्फ चुनाव जीतने पे कंसंट्रेट करते रहे? और क्योंकि अपना होमवर्क नहीं किया 2014 से 19 और 19 से 2024 के बीच में, आज ये देश इस तरह की मुसीबतों से घिर गया है। मोदी डिड नॉट डू होमवर्क, वो सिंसियर नहीं थे अपने काम में, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कामों पे, प्रोजेक्ट पे। देखिए, मेक इन इंडिया तो आप मोटा मोटी मानिए तो असफल ही है। डिजिटल इंडिया सफल भी है, बहुत हद तक सफल भी है। उसमें मतलब उसमें हम कोई नुक्स नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है वो। लेकिन क्या है कि बहुत गहन चिंतन मंथन करके ही आप आत्म निर्भर हो सकते हैं। आप एफडीआई, एफपीआई, ये विदेशी रेटिंग, फलाना ठिकाना, इन्हीं सब पर बात करते रहे, और अचानक आप 12वें साल में स्वदेशी पर आ गए। आप मुझे बताइए ना, मोदी जी को ये सोचना चाहिए, जब उनके सलाहकारों को सोचना चाहिए कि क्या जो जीएसटी लाया गया था उसके क्या प्रभाव पड़े। 55 लाख करोड़ आ तो गया, लेकिन प्रभाव क्या हुआ? एक बात। दूसरी बात, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा?
इसका कोई आकलन है? तो मुझे लगता है कि चूंकि शोर शराबा, प्रचार, इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, ओवरडोज, छपाई, यही सब में ज्यादा काम हुआ है, और जो काम थोड़ा हुआ भी है उसका कोई जिक्र नहीं होता है, उसकी कोई चर्चा भी नहीं है, क्योंकि आपने बढ़िया से उसका गहन मंथन करके आपने कोई नीति बना के और उस पर कायम नहीं रहे। ये दिक्कत हो रही है। आज अमेरिका आपसे क्या कह रहा है? दीपक जी, थोड़ा आप थोड़ा जी। लंबा कर लीजिए। अमेरिका आपसे क्या कह रहा है? आप सोचिए। अमेरिका से, देखिए, रूस से तेल लेने वाले में सबसे प्रमुख तो चाइना है। क्या कर लिया अमेरिका ने उसका? कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है, उसके बाद फाइनेंस की ताकत है। आपके पास क्या है? आपके पास नहीं है। तो वो सोचता है यहां तो 140 करोड़ जनता है, तो भाई किसी तरह से वो चाहता है आपके यहां कि आप उसका तेल लीजिए, आप उसका हथियार लीजिए, आप उसके साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन करिए, जहाज बनाइए, जो करिए, या हमारे जो धन्ना सेठ हैं वो अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करें। ये उसकी मंशा है मेन। और इसमें हम देखिए अब कितना हम सफल होते हैं अपने कंसेशन लेने में। हमको लगता नहीं है कि बहुत कंसेशन वो देगा, और हम बहुत कंसेशन लेने की स्थिति में हैं। इसलिए भी हमको लग रहा है कि मैं तो पहले ही कह रहा हूं माहौल से कि भैया आप ट्रंप वाले जो तरह तरह के झंडा रखे रहते हैं लोग, पहले ट्रंप सरकार, तो चलो ट्रंप तो बहुत बड़ा दोस्त है, तो सारे लोग निकाल दिए ट्रंप का झंडा। फिर बीच में ये गड़बड़ हुआ तो अब ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे। हमने सबको जी कहा है कि ट्रंप वाला झंडा, अच्छा वाला, निकाल के रखिए। जी जी, ठीक है। बड़ी बात कही इन्होंने, सतीश के सिंह ने। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मोदी की जो सबसे बड़ी भूल थी कि जहां फोकस करना चाहिए था वहां फोकस नहीं किया, तैयारी नहीं करी। चाइना सबसे ज्यादा तेल लेता है रूस से, लेकिन उसका अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है, कारखानों की ताकत है, पैसे की ताकत है। भारत के पास वो ताकत नहीं है। 11 साल में मोदी जी कहीं ना कहीं जुमलेबाजी करते रहे। जरा मैं लखेड़ा साहब के पास आऊंगा। लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं हर आदमी को सेट करते रहे, जिससे परेशानी उसको सेट कर लो? नायडू से परेशानी है तो जितना पैसा मांगे, चाहे अमरावती पे 50,000 करोड़ मांगे, चाहे वो 25,000 टैरिफ का जो है मुआवजा मांगे, देते जाओ देते जाओ उसको। मोहन भागवत अगर कहें कि साहब 75 बरस में रिटायर हो जाना चाहिए, तो मोहन भागवत के आगे झुक जाओ, उनके कसीदे पढ़ने लगो, लेख छापने लगो। क्या आपको लगता है मोदी आरएसएस के आगे भी सरेंडर हैं? मोदी नीतीश नायडू के आगे भी सरेंडर है? सरेंडर ही उनकी सफलता का हथियार है? देखिए, आप ये देखेंगे कि 2014 से लेकर के 2024 मोदी ने पूरी तरह न केवल यू टर्न लिया अपने पूरे कार्य प्रणाली में, कार्यशैली में, बल्कि एक लंबा लेट गए। ये सरेंडर के भी सरेंडर हो गए। और उसका कारण क्या हुआ कि जब इनकी जो मेजोरिटी थी अपने बल पर लोकसभा में, वो इतना घट गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि आपको बैसाखियां का सहारा लेकर के खड़ा होना पड़ा। अगर बैसाखियों का सहारा आप नहीं लेते तो आज आप कहीं के नहीं होते। और इनको पता था कि हमें बैसाखियों की जरूरत है, और इनको पता था कि पिछले 10 साल में जो हमने देश की जनता से वादे किए थे, हमने मेक इन इंडिया का जो नारा स्लोगन उठाया था, उसमें हम पूरी तरह विफल हुए। क्यों आपने 2016 में जो नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन से भारत का कचूमर निकाला, इनफॉर्मल सेक्टर का 90% बेरोजगारी उससे आ गई। अब क्या हुआ कि जब 2024 में आप बैसाखियां आपके ऊपर आ गए, तो बैसाखियों को तो कुछ देंगे ना, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। और दो दो मतलब मैं नीतीश को तो मैं इतना शातिर नहीं कहूंगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो बड़े सौदेबाज पार्टनर है, जो एक एक घंटे का मीटर डाउन है उनका, और हर कीमत, जो जैसे आप गाड़ी लेते हैं उसका मीटर चलता रहता है, ऐसे चंद्रबाबू नायडू का मीटर चल रहा है। और उस मीटर को चलाने के लिए, उसमें दूध घास पानी उसको सींचने के लिए आपने अपनी सरकार के बजट का, इतने बड़े आर्थिक क्राइसिस में आप अपनी सरकार का बजट जो है भारी पैमाने पर
आप दे रहे हैं आंध्र प्रदेश। चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए, ताकि चंद्रबाबू नायडू कोई भी क्राइसिस हो। अब चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के एक नेता ने मुझे कहा कि भाई हमारा तो सरकार को संसद के भीतर सपोर्टर है, हमारा ये जो उपराष्ट्रपति चुनाव, इसका चुनाव, उससे उससे हमारा क्या लेना देना है। तो इसका मतलब उसके पैसे अलग से दो। इसीलिए जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो उसके एक अलग से लिस्ट आ गई कि ये हमें सैंक्शन करो। जी। तो ये जो दाव पेच है, सत्ता के दाव पेच है, इन दाव पेचों से मोदी सरकार की हालत बहुत खराब है। और आने वाले वक्त में क्या होगा मुझे नहीं पता, 2 महीने बाद क्या होगा, बिहार चुनाव के बाद क्या होगा। जी चलिए, हर मोर्चे पर सरेंडर, उसकी उसकी वजह बता रहे थे लखेड़ा साहब। लास्ट क्वेश्चन मैं सतीश के सिंह साहब से करूंगा। सतीश जी, जो ये आंकड़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन यूथ में, यानी जो शहरों में जो नौजवान है, 19% अनएम्प्लॉयमेंट है। आप यूं मान के चलिए कि हर चौथा पांचवा जो जवान है, जो युवा है शहरों में, उसके पास नौकरी नहीं है। ये कितने खतरनाक संकेत हैं मोदी की सत्ता के लिए, मोदी की कुर्सी के लिए, मोदी सरकार के लिए। ये है कि तत्काल नींद से जाग करके आप फौरन जो है कुछ ऐसा नीति बनाए जो भारत के अनुरूप लोगों को खपा सके। मैं इसको बहुत जी। सुसभ्य तरीके से ऐसे ही बोलूंगा। मैं आज की बात बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने हाथ उठाया था। आज मैंने 11 बजे दिन में 2 बड़े भीड़ भाड़ इलाके में लेबर चौक देखा। लेबर जी। चौक 11 बजे दिन, ध्यान रखिए। जी हाँ, हाँ, लेबर चौक से वहीं पे लेबर मिलता है, ये कंस्ट्रक्शन वाला। जी हाँ, जो वहां डेली पर, वेजेस का लेबर होता है, पर्टिकुलर जगह हाँ पर आके हाँ, खड़ा होता है वो। जी। 11 बजे दिन की बात कर रहा हूं। और मैंने दोनों जगह अंदाज लगाया, 500 लेबर जो थे वहां 2 जगहों पर, उनको उस वक्त का कोई काम नहीं मिला था। तो 11 बजे तक नहीं मिला तो 12 बजे तक तो नहीं मिलेगा, एक आध हो सकता है 10-20 को मिल जाए। तो बात यह है कि क्या हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो बेरोजगारी का संकट जो है। दीपक जी, इस बात को ध्यान से सुनिए। मैं ये 4 साल से ये बात कह रहा हूं, ये अवसर का संकट है। लोगों के पास अवसर का संकट है कि भाई पढ़े लिखे तो कहां से पैसा लाए, आगे का क्या रास्ता है। और वो पढ़ाई लिखाई तो कर ही नहीं सकता। कारण है कि जो आज की जो जरूरत है पढ़ाई लिखाई का, वो तो बहुत पैसा वाला है। यही मुरली मनोहर जोशी तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी के बस से बाहर चला गया। यही बात तो इन्होंने कही है कुछ दिन पहले। तो ऐसी स्थिति अगर मान लीजिए पैदा हो रही है, तो तात्कालिक रूप से क्यों नहीं हम कहें कि ये बेरोजगारी को लेकर के इमरजेंसी है। 8-10 सेक्टर, 5 सेक्टर में आप जो बड़े धन्ना सेठ हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कहिए इस क्षेत्र में आप नहीं घुसे। साबुन तेल भी वही बेचेंगे, पानी भी वही बेचेंगे, सब्जी भी वही बेचेंगे, हटाओ उनको, इनको खपाओ इन लोगों को। ये जो दिक्कत हो रही है ना, तो ये मिसफिट भी हो रहा है, अवसर की भी कमी है। और जो आपने अर्बन एम्प्लॉयमेंट का बोला है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट भी एक अपने आप में शब्द नहीं है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट के क्लासिफिकेशन दीजिए, वर्गीकरण कीजिए कि वो पढ़े लिखे कितने हैं, टेक्नोक्रेट कितने हैं, लेबर कितने हैं, सामान्य बीए एमए के डिग्री वाले कितने हैं, किस एज इसका भी ग्रुप में है। वर्गीकरण कीजिए। एक चीज और एक चीज, ये आई हम लोग तो यही सुनते थे कि गांव से आदमी शहर आता था नौकरी लेने, नहीं तो काहे के लिए शहर में आएगा। अगर ये शहरों की स्थिति है, जी। ये शहरों की स्थिति है, तो गांव की स्थिति क्या हो रही होगी। भाई वहां तो खा पी के चलो सोच आ जाएगा, तो उसका उतना खर्चा नहीं होता है। लेकिन हम कैसी फौज खड़ा कर रहे हैं। मैं बहुत जी। बहुत चिंतित हूं। इन सरकार को इसको किसकी चिंता करनी चाहिए, और सबको जी। एक दूसरे के मिल के रहना चाहिए। तो इसी में लगे रहेंगे कि राहुल गांधी तो फिर विदेश चले गए। इस बार मैं आपको ठीक। बता देता हूं दीपक जी, राहुल गांधी साउथ अमेरिका जो गए हैं, उसमें मेरा टेक ये है कि हो न हो इसमें सरकार की भी सहमति हो कि आप जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी हाल में होके आए थे। क्योंकि जी। एक्सपोर्ट का जो बास्केट डेस्टिनेशन कंट्रीज है, अब आपको नया खोलना पड़ेगा। कितना आश्रित रहिएगा, क्योंकि हम तो मानते हैं एक और चीज कि जो ट्रंप की जो ये टैरिफ नीति है, उसने सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा पहुंचाया है तो वो चाइना को पहुंचाया है।
चाइना को पहुंचाया है। चाइना पूरे दुनिया पे कब्जा कर लेगा और हमारे जैसा देश उसके सामानों से, जो हमारे सामान जाते थे, उसमें पिस जाएगा। पिस जाएगा। चलिए, मैं आखिरी सवाल पर आ रहा हूँ लखेड़ा साहब। अगर मोदी जी। के हाथ से बिहार निकलता है तो क्या ये जो दबाव है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दबाव और बढ़ जाएगा मोदी पे? देखिए, दबाव क्या, ये सांस नहीं ले पाएंगे। बिहार के हारने के बाद इनकी सरकार को जो दिल्ली में जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन है वो पूरी तरह बाधित हो जाएगी और इनके लिए अभी संसद एक दिन भी नहीं चला पा रहा है। उसके बाद तो संसद चलने का कोई प्रश्न ही नहीं है और ये तो चाहते हैं कि संसद ना चले, क्योंकि संसद में इनका कोई यकीन भरोसा है नहीं। तो एक अराजकता की स्थिति, देश में एक राजनीतिक इंस्टेबिलिटी की स्थिति, जो ये जन आंदोलन तेज होंगे इस सरकार को हटाने के लिए, इस सरकार के खिलाफ। बिहार की हार के बाद अगर ये हारते हैं तो पूरे राज्यों में, पूरे देश में जन आंदोलन तेज होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके। जी। सतीश के सिंह कुछ बोलना चाह रहे थे आप? मैं तो बिहार के बारे में तो कहूंगा ही ना भाई, बिहार का हूं। जी हाँ जी। देखिए, तमाम चीजें हो रही हैं, डंका पीटा जा रहा है। अगर मोदी जी बिहार हार गए, मुझे नहीं लगता हारेंगे, मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूं, ठीक। क्योंकि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, और जिस तरह की स्थितियों का निर्माण हो रहा है, और जिस तरह पैसा एक बांटा जा चुनाव रहा है अगर उनको पूरे देश में जीतना है तो बिहार का चुनाव जीतना है, पहली बात। और लेकिन मेरा जो कहना है वो मैं आपको कहता हूं कि बिहार जीत जाने से पूरा देश नहीं जीत जाएंगे, पूरी दुनिया नहीं जीत जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। तो संकट सिर्फ ये बिहार की जीत का सेहरा से हल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं, और अगर बिल्कुल हार नहीं गए है ऐसा। सतीश जी, अगर हार गए तब क्या होगा? देखिए, हार गए, देखिए जिस तरह से जीत जाएंगे तो भी उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क उनके सेहत पे नहीं पड़ने वाला है, ये मैं कहना है। उसी प्रकार से अगर ये हार जाएंगे तो भी बहुत सेहत पर नहीं असर पड़ेगा, अगर अगर फिर सुनिए, अगर इन्होंने कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अपना मोर्चा संभाल लिया तो। जी, ठीक। और अगर नहीं संभाल पाए तो कुछ भी संभाल के ये कुछ भी नहीं संभाल पाए। सतीश के सिंह कह रहे हैं कि भाई बिहार हारें या जीतें, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ेगा अगर मोदी जी फॉरेन पॉलिसी में, जो विदेश नीति है, चाहे चीन के साथ हमारे जो संबंध हैं, पाकिस्तान के साथ तो खैर बिगड़े हुए हैं, अमेरिका के साथ क्या सुधर सकते हैं, क्या हम बैलेंस कर सकते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को। अगर मोदी जी ने हिंदुस्तान के बाहर की दुनिया को नहीं संभाला, वहां अगर हारे, उनकी नीति हारी, तो सतीश के सिंह का कहना है कि उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। बहरहाल एक चीज जो हमारे दोनों एक्सपर्ट से जो मैं कहूंगा, उनका जो मर्म है बातचीत का, वो ये है कि मोदी 11 साल में पहली बार हर मोर्चे पर फेल होते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं, अगर प्रॉपर होमवर्क किया होता, अगर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो भी पॉलिसीज थी, जुमलेबाजी की जगह अगर जमीनी बदलाव किया होता, तो हो सकता है कि आज मोदी बेहतर स्थिति में होते। लखेड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए, और सतीश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने कई अंधेरों पर रोशनी डाली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।